तो भाई बिल्कुल तन्वी बेटा। तो अपन लोगों को नया चैप्टर स्टार्ट करना है और उस चैप्टर की हेडिंग लिखो सबसे पहले तो केमिकल इक्विलिब्रियम, है ना। दिस इज द हेडिंग, लिख लो जल्दी से। नेक्स्ट चैप्टर हमारा जो है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको समझना शुरू करते हैं। इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शंस की डिफरेंसेस लिखेंगे हम लोग, और उससे पहले हम ये समझेंगे कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मतलब डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है ये समझेंगे, क्योंकि तुम लोगों ने स्टैटिक इक्विलिब्रियम तो पढ़ा होगा फिजिक्स में, है ना। हाँ, तो वहां स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, यहाँ डायनेमिक इक्विलिब्रियम होगा। तो दोनों में फर्क क्या है वो समझते हैं। लिखी हेडिंग सब लोगों ने, मैं डिक्टेट करना शुरू करूं, साथ साथ लिखना है मेरे, है ना। चलो तो लिखो बेटा। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इन विच equilibrium is a state in which there is no observable change there is no observable change with time, full stop. However, comma, there is much activity at the molecular level. There is much activity at the molecular level because reactant molecules continue to form product. Reactant molecules continue to form product molecules, and product molecules react back to yield reactant molecules, full stop. This dynamic situation is the subject of this chapter. Is the subject of this चैप्टर। तो अब इसको समझते हैं अपन, ये जो हमने लिखा है इसका मतलब क्या है, और इसको अपन एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं, है ना। लेट्स अंडरस्टैंड दिस यूजिंग अ क्वेश्चन। वैसे जिन लोगों ने थोड़ा प्री रीड किया है उनको डायनेमिक इक्विलिब्रियम का थोड़ा मतलब तो समझ में आया होगा कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम में क्या फर्क होता है ना। चलो तो पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर बताएंगे, और फिर हम समझेंगे इसको कि ये जो बात लिखी इसका मतलब क्या है। लिखो, कंसिडर सैचुरेटेड शुगर शुगर सॉल्यूशन। डिक्टेट करूं ना, सब लोगों ने लिख लिया ना यहां तक? ठीक है। कंसिडर a saturated sugar solution of normal sugar and water, full stop.
if now an additional amount of radioactive sugar in bracket sugar having C14 atoms bracket closed radioactive sugar solid is added to this solution, keeping the temperature constant, comma, then after some time has passed, colon. Your options are A. Radioactive sugar remains undissolved. B. Radioactive sugar molecules are found only in solution phase. C. Radioactive sugar molecules are found in both solid as well as solution phase, या फिर D cannot be predicted. तो क्या लगता है कि क्या होगा? तो अभी तक मुझे दो ऑप्शंस के आंसर मिल रहे हैं, जिसमें से एक सही ऑप्शन है एक्चुअली, मतलब यानी कि कुछ लोगों ने सही आंसर दिया है। तो बिफोर आंसरिंग दिस, लिखा सब लोगों ने, क्वेश्चन लिख लिया सबने, ऑप्शंस लिख लिए? चलो, तो बिफोर गिविंग यू दी ऑप्शन जो सही है, हम कुछ सिचुएशन को समझ लेते हैं। तो भाई आपके पास कंटेनर है ना, और उसमें एक सॉल्यूशन रखा हुआ है। और उसमें ऑलरेडी कुछ शुगर डिजॉल्व है, लेट्स से कुछ शुगर डिजॉल्व थी, उसको हम येलो कलर से दिखा देते हैं। देयर इज सम शुगर डिजॉल्व। अच्छा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन है तो जितनी डिजॉल्व हो सकती थी उतनी पूरी डिजॉल्व है ना। और मान लेते हैं कि थोड़ी बच भी गई, अगर पूरी डिजॉल्व थी
तो कुछ सैचुरेट सॉल्यूशन है तो उसमें कुछ एक्स्ट्रा शुगर डाल भी दोगे तो वहीं रखी रहेगी नेट क्वांटिटी। जैसे मान लो 1 ग्राम एक्स्ट्रा शुगर डाल दी तुमने, तो 1 ग्राम बिना घुले रहेगी, दिखेगी मतलब हमको कि 1 ग्राम अनडिजॉल्व है, यही दिखेगा ना। हाँ, अब हमने क्या किया कि हमने एक दूसरी टाइप की शुगर भी मिक्स कर दी इसमें, रेडियो एक्टिव शुगर है ना। रेडियो एक्टिव शुगर मतलब नाम लिखने में ऐसा है कुछ नहीं, कार्बन 12 की जगह कार्बन 14 के मॉलिक्यूल्स का, कार्बन 14 के एटम्स का मॉलिक्यूल बना दिया। तो अब तुमसे पूछ रहे हैं कि थोड़ी देर बाद क्या होगा। तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है तो क्या पानी में शुगर का डिजोल्व होना बंद ही हो जाता है क्या? ये इसके लिए अपन एक एनालॉजी और ले लेते हैं, बस 1 सेकंड और बच्चों, डायग्राम मत बनाना, सुन लो जल्दी से। एक एनालॉजी और लेते हैं फिजिकल इक्विलिब्रियम की। मान लो तुम्हारे पास एक कंटेनर है, सुनना ध्यान से, और इसमें तुमने पानी भर लिया है, ये वाटर इन दिस। शुरुआत में कोई भी वेपर था ही नहीं, नो वाटर वेपर्स। तो विथ टाइम क्या होगा, इवेपोरेशन नाम की चीज पढ़ी है अपन लोगों ने, इवेपोरेशन होगा, है ना। इवेपोरेशन होगा तो कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स ऊपर आएंगे। अच्छा, इनमें से कुछ मॉलिक्यूल पानी की सरफेस से भी टकराएंगे, वापस जब ऊपर आए होंगे तो पानी की सरफेस से भी टकराएंगे। तो जो पानी की सरफेस से टकरा के वापस पानी में चले जाते हैं, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं अपन? पानी के वेपर से अगर पानी बनता है तो उसको क्या कहते हैं? कंडेंसेशन, बिल्कुल, कंडेंसेशन। तो मान लो कि आपके पास यहाँ 1000 मॉलिक्यूल्स पानी के हैं, है ना, गैसीय स्टेट में। और आपने थोड़ी देर बाद देखा 1000 थे, और उसके 10 मिनट बाद देखा फिर भी 1000 हैं, उसके 1 घंटे बाद देखा फिर भी 1000 हैं, और वो 1000 ही रहते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया क्या कि यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स ने ऊपर आना बंद कर दिया, ऐसा हुआ क्या? है ना, ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि अगर यहाँ से पानी के मॉलिक्यूल्स ने आना बंद कर दिया होता तो ये तो मॉलिक्यूल्स इधर उधर घूमते हैं, पानी पे टकरा के वापस नीचे जाते, तो ये नंबर कम हो जाता, कम हो जाता ना। तो एक्चुअली इसी को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। हुआ क्या होगा, सुनो इस बात को, कि शुरुआत में जब यह कोई मॉलिक्यूल नहीं था, तो ऊपर मान लो 10 मॉलिक्यूल पर सेकंड जा रहे थे, तो 1 सेकंड में 10 मॉलिक्यूल आ गए, तो उसमें से कुछ मॉलिक्यूल नीचे चले गए, है ना। फिर और अगले सेकंड में 10 और आ गए, कुछ नीचे जा रहे हैं। बट नीचे जाने का रेट मान लो 2 मॉलिक्यूल पर सेकंड था या 3 था, जो भी था। तो ऊपर का नंबर बढ़ता रहेगा ना, 10 से 17 हो गया, फिर मान लो कुछ और हो गया, बढ़ते बढ़ते 1000 पहुंचेगा। तो जब ये 1000 पहुंचता है, सुनना इस बात को ध्यान से, तो क्या होता है कि जैसे जैसे मॉलिक्यूल्स ऊपर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे नीचे टकरा के पानी में आने का रेट भी बढ़ रहा था, बढ़ रहा था या नहीं? भाई जब एक भी मॉलिक्यूल नहीं था तो एक भी मॉलिक्यूल नीचे नहीं आ रहा था, सिर्फ ऊपर जा रहे थे। अब ऊपर कुछ मॉलिक्यूल आए तो थोड़े मॉलिक्यूल ने नीचे आना शुरू किया, ऊपर मॉलिक्यूल और ज्यादा आ गए तो और ज्यादा नीचे आने लगे। तो क्या हो रहा है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन कुछ था और रेट ऑफ कंडेंसेशन बढ़ रहा है। और जब ऐसा हो जाएगा कि 10 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं और 10 नीचे जा रहे हैं, तो ये जो ऊपर के नंबर हैं ये क्या हो जाएंगे, फिक्स्ड हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो हमने ये कहा कि भाई 1000 जब हो गए तो 10 ही ऊपर जा रहे थे और 10 ही नीचे आ रहे थे। तो दिख तो हमको हर बार 1000 रहे हैं, हमको क्या दिख रहा है कि अभी t=0 पे देखा तो अभी 1000 हैं, फिर 10 मिनट पे देखा तब भी 1000 थे, 20 मिनट पे देखा तब भी 1000 थे, 60 मिनट पे देखा तब भी 1000 थे। बट इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने ऊपर जाना छोड़ दिया, है ना। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मॉलिक्यूल्स ने ऊपर जाना छोड़ दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जिस रेट से वो ऊपर जा रहे हैं उसी रेट से वापस नीचे भी आ रहे हैं। इसी नेचर को डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहते हैं।
जो हमने स्टेटमेंट लिखा कि हमको दिखता ऐसा है कि रिएक्शन में कुछ चेंज नहीं आया, बट हो क्या रहा होता है कि रिएक्शन आगे भी जा रही होती है और जिस रेट से आगे जा रही होती है उसी रेट से पीछे भी आ रही होती है। दिस इज नोन एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। बात समझ में आई? डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया? तो हमको लगेगा ऐसा कि क्वांटिटी बदल नहीं रही है, और एक्चुअली क्वांटिटी तो नहीं बदलेगी, लेकिन क्वांटिटी बदल इसलिए नहीं रही क्योंकि कोई चीज मूव नहीं कर रही है। वो क्वांटिटी इसलिए नहीं बदल रही कि जिस रेट से कोई रिएक्शन आगे जा रही है उसी रेट से वो पीछे आ रही है। तो जब यहां पर हमने शुगर को डिजोल्व होना छूट गया था, सुनना अब इस बात को, सैचुरेटेड हो गया सॉल्यूशन, तो जब तुमने शुरू में शुगर डाली थी तो शुगर डिजोल्व होना शुरू हुई होती है ना, शुगर मिलाते हो पानी में तो घुलती है ना, घुलती है ना, डिसोल्यूशन कहते हैं उसको। तो शुगर तो घुल रही थी, तो जब वहां सैचुरेशन आ गया तो क्या शुगर ने डिजोल्व होना बंद कर दिया क्या? नहीं, शुगर तो अभी भी डिजोल्व हो रही है, बट क्या हो गया कि सैचुरेशन आने पे जिस रेट से डिजोल्व हो रही थी उसी रेट से वापस क्रिस्टलाइज भी हो रही है। इसको कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, है ना। तो अब आपने रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी तो ये भी घुलेगी, क्योंकि शुगर ने घुलना तो बंद किया नहीं, घुलेगी। और जब ये शुगर घुलेगी तो उसकी जगह वापस दूसरी शुगर क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो जब इक्विलिब्रियम रुका नहीं तो अल्टीमेटली क्या होगा कि कुछ यहां से आपकी रेड वाली शुगर सॉल्यूशन में चली जाएगी और उसकी जगह येलो वाली जो नॉर्मल शुगर थी वो वापस क्रिस्टलाइज हो जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा, क्या मार्क कर दें? सी। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आया क्या होता है? कि रिएक्शन रुकती नहीं है, रिएक्शन चलती तो रहती है, बट रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है एट इक्विलिब्रियम। ठीक, क्लियर सबको? तो अपना आंसर आ गया सी। अब ये जो पीछे जाने वाली रिएक्शन होते हैं इनको कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस। तो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शंस में कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम की तो जरूरत नहीं है, डायग्राम तो सिर्फ मैंने तुम्हें समझाने के लिए यूज किया था। इट्स नॉट नेसेसरी टू मेक डायग्राम, है ना। और इस चीज के लिए मैंने कहा था कि थोड़ा प्री रीड करके आना, क्योंकि ये चीज और भी कई सारे एग्जांपल्स एनसीईआरटी में समझाई हुई है। ब्लड में डिजोल्व ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया हुआ है। एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि भाई पानी को एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में ट्रांसफर करने वाला एग्जांपल दिया हुआ है। सारा बेटा कैसी बातें कर रहे हो, इतनी सारी मेहनत से मैंने समझाया। सैचुरेशन का मतलब ये नहीं होता कि शुगर ने डिजोल्व होना बंद कर दिया है। सैचुरेशन का मतलब ये होता है, वो तुमको लग रहा है कि शुगर ने डिजोल्व होना बंद कर दिया है, शुगर डिजोल्व हो रही है। ट्रेडमिल देखी है तुमने कभी? ट्रेडमिल देखी है? तो ट्रेडमिल पे भागता हुआ व्यक्ति क्या भाग नहीं रहा होता क्या? भाग रहा होता है ना। तो वो तो भाग रहा है, बट वो रुका हुआ दिख इसलिए रहा है क्योंकि उसके नीचे का जो जमीन है वो, या जो ट्रेडमिल है वो उसी रेट से पीछे जा रही है। ऐसा ही होता है ना। अगर किसी पॉइंट पे वो भागना रोक दे तो वो कहाँ चला जाएगा? ट्रेडमिल चलती रहे और वो भागना रोक दे तो कहाँ जाएगा वो? पीछे चला जाएगा। तो होता क्या है कि जब तुम पानी में शुगर डिजोल्व करते हो तो शुगर तो डिजोल्व हो रही है, तो ऐसा थोड़ी हो गया कि शुगर ने घुलना बंद कर दिया। शुगर घुल रही थी, बट शुगर क्रिस्टलाइज भी होती है। भाई सॉलिड से सॉल्यूशन में जाती है और सॉल्यूशन से सॉलिड में भी आती है। सैचुरेशन का मतलब ये हो जाता है कि जिस रेट से वो डिसॉल्व हो रही थी उसी रेट से वो वापस सॉल्यूशन से हट भी रही है।
और क्रिस्टलाइज तो होती है शुगर, तुमने देखा होगा चाशनी रख देते हैं, तो जब वो चाशनी ठंडी होती है तो क्या होता है, उसके क्रिस्टल्स बनते हैं ना, तो सॉल्यूशन से शुगर वापस सॉलिड में आती है ना। तो वो हमको लगता है कि शुगर ने डिजोल्व होना बंद कर दिया, बट ऐसा नहीं होता, शुगर डिजोल्व होती है। और तुम इस पे एक चीज एक्सपेरिमेंटली करके भी देख सकते हो कि एक सॉल्यूशन बनाना शुगर का सैचुरेटेड, है ना, उसमें जब शुगर डिजोल्व होना बंद हो जाएगी तो तुमको दिख जाएगा कि सैचुरेट हो गया। जब उसमें शुगर बची रहे तो उसके बाद उसमें और ऊपर से शुगर डालना, और फिर देखना कि जो शुगर के पार्टिकल्स है ना तुम्हारे, जो तुमने नए डाले, क्या उनका साइज उतना ही रहता है क्या। थोड़े बड़े शुगर के पार्टिकल्स वाली शुगर लेना, और जब घुलना बंद हो जाए शुगर बिना हीट करे, तो शुगर को पानी में डाल देना, और फिर देखना कि जो तुमने नए शुगर के पार्टिकल्स डाले हैं क्या उनका साइज वही रहता है क्या। ऑब्जर्व किया है किसी ने ये चीज। तो वो जो तुम्हारे नए पार्टिकल्स डालोगे ना उनका साइज भी थोड़ा छोटा हो जाता है। तो नेट डिजॉल्व शुगर उतनी रहती है, बट जो नए पार्टिकल्स डाले उनका साइज छोटा हो जाता है, क्योंकि उनकी भी शुगर डिजॉल्व हो रही होती है ना। चलो ये बातें भी इस चैप्टर में आगे और बहुत बार आएंगी। ये तो भी पहली बार तो मैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम समझाया है। और एनसीईआरटी पढ़ना जरूर, इसलिए मैंने कहा है कि एनसीईआरटी पढ़ोगे तो तुमको ये चीजों की फील बड़ी अच्छी आएगी। जिन जिन लोगों ने पढ़ी थी एनसीईआरटी उनको ये क्वेश्चन का आंसर खुद से आ गया था। आया था, हाँ या ना। हाँ बिल्कुल। और काफी लोगों ने आंसर दिया था, मैं मतलब अभी नाम नहीं बोला, बट अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स डिड गिव मी द आंसर एंड दोज वर करेक्ट आंसर्स। तो उससे समझ में आ जाता है कि भाई प्री रीड किया है कि नहीं किया है। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, दो कॉलम बनाओ, एक इरिवर्सिबल रिएक्शन और एक रिवर्सिबल रिएक्शन। तो इरिवर्सिबल रिएक्शन वो होते हैं जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाते हैं। तो द रिएक्शंस प्रोसीड इन वन डायरेक्शन ओनली। और रिवर्सिबल में लिखो, द रिएक्शन प्रोसीड्स इन बोथ द डायरेक्शंस। under same set of experimental conditions. Under same set of experimental conditions. सेकेंड पॉइंट, तो ये पॉइंट्स बहुत ऑब्वियस हैं, कहीं लगेगा कुछ समझाने वाली बात तो मैं बिल्कुल समझाऊंगा, अगर तुम्हें लगे तो बता देना, बट अभी साथ साथ लिखते चलो, है ना। सेकेंड पॉइंट, reactants are almost completely converted into products. Reactants are almost completely converted into products. और यहाँ सेकेंड, रिवर्सिबल में reactants get converted to products and the products also react
to form reactants. फिर irreversible में they do not attain any equilibrium. They do not attain equilibrium. Reversible में they attain equilibrium state and never go to completion. क्या हुआ कौस्तुभ? रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करेगी बेटा, इरिवर्सिबल कभी इक्विलिब्रियम पे नहीं जाती, जो पीछे नहीं आती वो इक्विलिब्रियम पे नहीं जाती। रिवर्सिबल रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन करती है, जो आगे पीछे दोनों डायरेक्शन में जा सकती है वो इक्विलिब्रियम अटेन करेगी। फिर फोर्थ, दे आर रिप्रेजेंटेड यूजिंग सिंगल एरोज इरिवर्सिबल के अंदर। दे आर represented using सिंगल एरोज, जैसे तुम नॉर्मली रिएक्शंस लिखते आ रहे हो आज तक। और इक्विलिब्रियम वाले में प्रगति डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जरूरी तो नहीं है, बट हाँ मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला तो नहीं कहेंगे इसको। वेक्टर वाला एरो नहीं, मतलब जो रिएक्शन को कैसे लिखते हैं वो। अभी एग्जांपल लिखवाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। These are represented by double arrows. These are represented by double arrows. तो कुछ लोग हाफ एरोज यूज करते हैं, या कुछ जगह आपको फुल एरोज दिखे, दोनों डायरेक्शन में मिल जाएंगे। I'll generally use this kind of expression. इनके कुछ एग्जाम्पल्स हम लिख लेते हैं। तो जैसे HCl aqueous plus NaOH aqueous giving you NaCl aqueous plus H2O liquid। तो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, पढ़ा होगा ना तुम लोगों ने, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। एसिड और बेस मिलके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, बिल्कुल। और यहाँ एग्जाम्पल लिख लेते हैं हम रिवर्सिबल में। हेबर्स प्रोसेस नाम का कोई रिएक्शन पढ़ा तुम लोगों ने? हेबर्स प्रोसेस, अमोनिया बनाने वाला, क्या नाम सुना हो सकता है? मतलब ये आई थिंक, मुझे क्लास याद नहीं, बट 9th-10th में कहीं तो आता है हेबर्स प्रोसेस का नाम, अमोनिया फॉर्मेशन का। तो N2 gaseous plus 3H2 gaseous in equilibrium with 2NH3 gaseous. तो दिस इज इसको होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं, है ना। सारी चीजें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट अगर सेम स्टेट में है तो इसको हम होमोजीनियस इक्विलिब्रियम कहते हैं। और देखते हैं और एग्जांपल्स। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होती है। प्रेसिपिटेशन मतलब जब दो चीजों को मिक्स करो और वो कुछ प्रेसिपिटेट बना दे। जैसे आपके पास सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 अगर एक्वस है और उसमें आप अगर Na
Cl मिला दो, NaBr मिला दो, तो हम NaCl ले लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। तो दिस विल गिव यू AgCl सॉलिड, ये प्रेसिपिटेट बना देता है और आपको NaNO3 एक्वस मिल जाता है। और हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम लिख देते हैं। नहीं, होमोजीनियस मतलब बैलेंस नहीं होता बेटा, होमोजीनियस मतलब होता है सेम स्टेट। जैसे N2 भी गैसियस है, H2 भी गैसियस है, NH3 भी गैसियस है, सब गैसेस में है ना, तो होमोजीनियस इक्विलिब्रियम है। अब कहीं तुम्हारे पास सॉलिड है और लिक्विड है, या सॉलिड और गैस है, तो सॉलिड और गैस होमोजीनियस हो सकते हैं क्या कभी? नहीं हो सकते। होमोजीनियस का तो मतलब ही होता है ना जो एक जैसा दिख रहा हो सब जगह। तो अब दिख रहा है कि एक सॉलिड एक गैस है, तो इट कैन नेवर बी होमोजीनियस। तो इसका एग्जांपल लिख लेते हैं हेट्रोजीनियस का अपन। जैसे CaCO3 solid in equilibrium with CaO solid plus CO2 gas. This is an example of heterogeneous equilibrium. प्रेसिपिटेट्स के तो कलर याद करने पड़ते हैं मोहित, मोस्टली तो याद करने ही पड़ते हैं। कुछ जगह कुछ लॉजिक्स होते हैं, AgCl AgBr AgI में याद रखना आसान हो जाता है बाय लॉजिक, बट वैसे तो याद रखने पड़ते हैं। और एक और टाइप ऑफ एग्जाम्पल हम लिखेंगे, जिसे लिख लो यहां तक, उसके बाद समझाता हूं मैं। लिखा सब लोगों ने? तो कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जो रिवर्सिबल होती हैं, बट अगर हम कुछ कंडीशंस बदल दें तो हम उनको इरिवर्सिबल में ला सकते हैं। जैसे अगर रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें गैसेस इन्वॉल्व हो उसको ओपन कंटेनर में करा दिया जाए, है ना, इसको लिखते हैं अपन कि रिवर्सिबल रिएक्शंस, सी एग्जांपल में रिवर्सिबल रिएक्शंस having gaseous reactants or products when carried out in an open container become irreversible because of escaping gaseous species। भाई कोई चीज रिएक्शन में से गायब ही हो जाएगी तो फिर रिएक्ट ही नहीं करेगी। जैसे CaCO3 सॉलिड को अगर तुम ओपन में हीट कर दो तो वो फिर CO सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो CO2 गैस है वो एस्केप हो जाती है, एस्केप कर जाती है, बाहर ही चली जाती है। तो इक्विलिब्रियम के लिए चीजों को वहां रुकना पड़ेगा, तभी तो रिएक्ट करके पीछे जा पाएंगे। अगर कंटेनर ओपन ले लिया तो गैसेस एस्केप आउट हो जाएंगी, गैसेस एस्केप आउट हो गई तो फिर वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट हटता ही जा रहा है। जैसे CO2 बन रही है और वो निकलती जा रही है तो पीछे नहीं आ रही है। हाँ सुजल बेटा, बिल्कुल, है ना। और यहाँ पे लिख लेते हैं कि रिएक्शंस कैरिड आउट इन क्लोज्ड वेसल, इन्हीं रिएक्शंस को अगर क्लोज्ड वेसल में करा दोगे तो रिवर्सिबल हो जाएंगी।
तो रिएक्शंस carried out in closed vessels. Example, NH4HS solid को अगर क्लोज्ड वेसल में लो तो ये अमोनिया गैस और H2S गैस के साथ इक्विलिब्रियम बना सकता है। तो ऐसी कुछ रिएक्शंस पॉसिबल हैं जो कंडीशन के हिसाब से रिवर्सिबल इरिवर्सिबल हो। अगर गैसेस हट जाएंगी या ओपन कंटेनर में ले लोगे तो वो फिर रिवर्सिबल रिएक्शन शो नहीं कर पाएंगी। ठीक है, तो जो रिवर्सिबल रिएक्शंस होती हैं वो इक्विलिब्रियम अचीव कर सकती हैं। ये हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ ली। अब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे इसके आगे। तो विल बी टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम इन रिवर्सिबल रिएक्शंस। ठीक है, तो आई गेस ये तो काफी ऑब्वियस होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। दिस इज फेयरली इजी। तो अब हम लिखते हैं इक्विलिब्रियम स्टेट। लिख लिया ना सबने? मिस नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाऊं? हाँ, तो नेक्स्ट हेडिंग इज इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इसमें कुछ थर्मोडायनेमिक टर्म्स आएंगे जैसे एंट्रोपी और डेल्टा जी, गिब्स फ्री एनर्जी। तो उनका यूज अभी नहीं आएगा, सिर्फ इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे उनकी वैल्यू क्या होती है वो हम लिखेंगे। इनको हम थर्मोडायनेमिक्स में आगे चल के पढ़ेंगे डिटेल में, है ना। तो उनकी टेंशन अभी नहीं लेनी है। इक्विलिब्रियम पर उनकी वैल्यू क्या होती है वो बस लिखना है हमको। किसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है, किसकी वैल्यू मिनिमम होती है, इसका कैलकुलेशन हम सीखेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, लिख लिया बेटा राज? चले आगे। देखो, reactions have a tendency अरे बचा है, जल्दी लिखो लो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ये लिखो, फिर कुछ क्वेश्चंस भी तो पूछने तुम लोगों से। चलो, let's start writing. Reactions have a tendency to minimize their energy. Reactions have a tendency to minimize their energy and maximize entropy in bracket randomness। तो ये स्टेटमेंट थर्मोडायनेमिक्स का है एक्चुअली, कि रिएक्शंस की टेंडेंसी होती है, जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, कि वो अपनी एनर्जी कम करना चाहती हैं और रैंडमनेस बढ़ाना चाहती हैं। कॉमा, these are generally opposing tendencies, these are generally opposing tendencies। रैंडमनेस तो पता होगा ना, रैंडमनेस तो मतलब केओस होता है बेसिकली, वर्ड तो सुना ही होगा। फुल स्टॉप। In equilibrium state,
in equilibrium state, the system is in minimum energy. The system is in minimum energy and maximum entropy state. तो ये वाला जो पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं इसमें थर्मोडायनेमिक टर्म्स हैं, इनको हम अगले मतलब अगले के अगले चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग समझेंगे और यूज करेंगे, तब आएंगे ये चीजें दोबारा, है ना। इसका अगला पैराग्राफ जो होगा उसकी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। तो मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी स्टेट फॉर द गिवन रिएक्शन कंडीशंस। For the given reaction conditions, full stop. The equilibrium state may be changed the equilibrium state may be changed by changing the reaction conditions. फुल स्टॉप। इसके बाद का पैराग्राफ हमको जो लिखना है उसको अभी स्टडी करना है ना। ये जो हमने लिखा है ये सब थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम से रिलेटेड है। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या क्या थर्मोडायनेमिक क्वांटिटीज के बारे में हम कह सकते हैं। तो इतना बस अभी के लिए याद रखो कि इक्विलिब्रियम कंडीशन पे एनर्जी मिनिमम होगी और एंट्रोपी मैक्सिमम। बस इतना सा स्टेटमेंट है, एक अभी के लिए बस इतना याद रखने की जरूरत है। फिर ये एनर्जी कैसे एलिवेट करना है, एंट्रोपी कैसे एलिवेट करना है, एंट्रोपी होता क्या है, ये सब अपन आगे थर्मोडायनेमिक्स में सीखने वाले हैं। लिखा यहां तक सबने? हाँ, तो अगले पैराग्राफ में लिखो। अब जो अपने इस चैप्टर के काम की बात है कि इन इक्विलिब्रियम कंडीशन, in equilibrium condition, comma, the rate of forward reaction is equal to the rate of backward reaction. The rate of forward reaction is equal to the rate of backward रिएक्शन। तो इस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाती है। अच्छा, रेट्स अगर इक्वल हो गई तो कॉन्सेंट्रेशंस का क्या कहेंगे हम कि रिएक्टेंट्स और कॉन्सेंट्रेशन, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी कि चेंजिंग रहेगी? कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इस पे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूं तुमसे। तो ऐसे लिख लेना, इन इक्विलिब्रियम कंडीशन द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन। यहां तक लिख लिया। इसके आगे एक लाइन ऐड कर दो, द अमाउंट और concentration of reactants and products remains constant at equilibrium condition, constant रहती है। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखें। तो लिखो, इफ इनिशियली ओनली रिएक्टेंट्स वर टेकन, if initially only reactants
reactants were taken and reaction was observed with time, and reaction was observed with time, comma, प्रगति बेटा चिंता मत करो, बस शुरुआत में ही चैप्टर के थ्योरी ज्यादा रहती है ना, बाद में तो फिर न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, बट अब चैप्टर में शुरू में तो थोड़ी थ्योरी रहेगी। विथ टाइम, हाथ दुख रहा है, मैं भी तो लिख रहा हूँ तुम्हारे साथ साथ, कैसी बात कर रहे हो, तुमसे ज्यादा लिख रहा हूँ अभी तो मैं। हाँ, विथ टाइम कहाँ गए हम, हाँ, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ, देन which of the following graph in bracket S is slash R possibly correct for a reversible reaction? तो किसी रिवर्सिबल रिएक्शन में कैसी बातें कर रहा है सुजल, पेन पेपर पे लिखना ज्यादा अच्छा होता है। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन, तो तुमको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं। ए, रेट वर्सेस टाइम, टी इक्विलिब्रियम, बी कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। अच्छा, इसमें आर एफ और आर बी ये हम जनरली यूज भी करेंगे, रेट फॉरवर्ड और रेट बैकवर्ड है ना। आर एफ विल बी यूज्ड फॉर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और आर बी विल बी यूज्ड फॉर रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। हाँ हाँ, बनाओ बनाओ, ग्राफ बनाओ, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन और ये प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन और ये टी इक्विलिब्रियम। फिर ऑप्शन सी, concentration versus time. This is T equilibrium या फिर डी।
तो इनमें से कौन या इनमें से कौन कौन से, जरूरी नहीं है एक ही सही हो, एक से ज्यादा भी सही हो सकते हैं भाई। ग्राफ्स सही हैं या हो सकते हैं। तो काफी मिक्स्ड आंसर आ रहे हैं, ए बी, ए सी। तो काफी लोग ए और बी कह रहे हैं। अच्छा, रेट्स के बारे में क्या कहा है? इक्विलिब्रियम कंडीशन पे रेट्स को क्या होना चाहिए? अभी बात हुई थी, इक्वल होना चाहिए। कांस्टेंट नहीं, रेट्स को क्या होना चाहिए? इक्वल। यही कहा था ना। तो एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड शुड बी इक्वल टू रेट बैकवर्ड, ये कहा था हमने। तो ये तो सही है ही है। अब ये बताओ कि कंसंट्रेशन के बारे में क्या कहा था, कि कंसंट्रेशन इक्वल होनी चाहिए क्या इक्विलिब्रियम पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की? नहीं, इक्वल नहीं कहा था। क्या कहा था हमने? कांस्टेंट होनी चाहिए, इक्वल होना जरूरी नहीं था। तो क्या इक्विलिब्रियम के बाद यहां पर कंसंट्रेशन कांस्टेंट हुई क्या ऑप्शन सी में? हो गई। अच्छा, ऑप्शन डी में कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम के बाद कांस्टेंट हुई क्या? हो गई। और ऑप्शन बी में भी क्या कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई है क्या? तो बी भी पॉसिबल है, सी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल है। ऑब्वियसली होगा उनमें से कोई एक, एक बार में या तो बी होगा या सी होगा या डी होगा। बट इक्विलिब्रियम पर कंसंट्रेशन के ग्राफ तीनों पॉसिबल हैं, रेट का सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। रेट्स को इक्वल ही होना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन को इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ रही है? ये ग्राफ तीनों मैंने इसलिए बनवाए हैं कि या तो कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो सकती है, या रिएक्टेंट की ज्यादा और प्रोडक्ट की कम हो सकती है। सुन लो इस बात को। या फिर प्रोडक्ट की ज्यादा और रिएक्टेंट की कम हो सकती है। कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कम किसी की भी हो सकती है, बट रेट्स हमेशा क्या होंगी? इक्वल। बिल्कुल। तो रेट का ग्राफ फिक्स होगा, इक्वल मैच ही करेगा हमेशा। रेट का ग्राफ हमेशा ओवरलैप करेगा। कॉन्सेंट्रेशन का ओवरलैप कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। कॉन्सेंट्रेशन के लिए कुछ भी पॉसिबल है। बात समझ में आई सबको? ये क्वेश्चन मैंने ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए करवाया है। तो राज सेइंग की रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कम क्यों होगी? बेटा, जब तुम्हारी रिएक्शन आगे जाएगी तो रिएक्टेंट बढ़ेगा या कम होगा, ये बताओ। कम होगा, है ना भाई। जो चीजें रिएक्ट कर रही थी वो अगर प्रोडक्ट बनाने लग गई तो उनकी क्वांटिटी कम होगी। और प्रोडक्ट बनना शुरू हो जाएगा तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ना शुरू होगी। तो प्रोडक्ट की क्वांटिटी बढ़ रही है, रिएक्टेंट की क्वांटिटी कम हो रही है, तो फॉरवर्ड की रेट इसलिए कम हो रही है और बैकवर्ड की रेट बढ़ रही है। हालांकि रेट्स लिखना भी सीखेंगे अपन, बट ये इसी से डिपेंडेंट है कि रिएक्टेंट खत्म होता जा रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन कम होता जा रहा है, और प्रोडक्ट बनता जा रहा है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ता जा रहा है। और जिस पॉइंट और एक पॉइंट पे जाके रेट्स जो है, इसकी कम होगी इसकी बढ़ेगी, तो किसी ना किसी पॉइंट पे जाके वो इक्वल हो जाती है। ठीक। बाकी रेट्स लिखना भी सीखेंगे अपन ना इसी चैप्टर में, आगे सीखेंगे। और क्लास 12th में एक पूरा चैप्टर आएगा रेट्स ऑफ रिएक्शंस के ऊपर, जिसको केमिकल काइनेटिक्स कहेंगे अपन। यहां तक लिखा सब लोगों ने? ठीक है, उसके नीचे एक नोट और लिख दो, एड अ नोट।
note. Catalyst changes the rate of forward and backward reaction. Changes the rate of forward and backward reaction by same factor and makes achieving equilibrium faster. Full stop. However, a catalyst cannot change the position of equilibrium, that is the amount of, या the relative amount कर देना उसको, the relative amount of reactants and products at equilibrium. इसको भी एक ग्राफ के एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि कैटलिस्ट करेगा क्या. लिखा यहां तक. तो देखो कैटलिस्ट क्या करेगा. मान लो आपके पास कोई रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है और आप उससे इक्विलिब्रियम अटेन करते हो. जस्ट अ सेकंड. आप उसकी मदद से इक्विलिब्रियम अटेन करते हो. ये आपका रिएक्टेंट था. और ये आपका प्रोडक्ट था. और ये जो व्हाइट वाला ग्राफ है ये आपका विदाउट कैटलिस्ट है. दिस इज विदाउट कैटलिस्ट. आपने कुछ कैटलिस्ट यूज करे बिना ये ग्राफ बनाया तो, और इक्विलिब्रियम इस पॉइंट पे आपका आ गया. इस पॉइंट पर आपका इक्विलिब्रियम आ गया. दिस इज योर टी इक्विलिब्रियम जहां पे कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट हो गई. अब अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो, इफ यू स्टार्ट यूजिंग कैटलिस्ट, तो क्या होगा कि इक्विलिब्रियम जल्दी आएगा. कैसे जल्दी आएगा देखो. आपने अगर कैटलिस्ट यूज किया तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बन जाएगा. तो आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, कॉन्सेंट्रेशन, हमने कहा कि रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन. देखो इक्विलिब्रियम पे कॉन्सेंट्रेशन पहले और बाद में सेम है. रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन देखोगे तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अगर देखोगे तो कैटलिस्ट के साथ और कैटलिस्ट के बिना दोनों कंडीशन में सेम है. लेकिन फर्क कहाँ गया
इक्विलिब्रियम अचीव करने के टाइम में कैटलिस्ट के साथ जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाता है और बिना कैटलिस्ट के देर से आता है। दिस इज विथ कैटलिस्ट। इसको हम नीचे लिख देते हैं, दिस इज विथ कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट सिर्फ रेट को फास्ट करेगा, इक्विलिब्रियम जहां आना है वो वहीं आएगा, उसको डिस्टर्ब वो नहीं करेगा। अच्छा, कैटलिस्ट की जगह इनहिबिटर डाल दूं बेटा तो क्या होगा? अगर कैटलिस्ट की जगह इनहिबिटर डाल दूं तो क्या होगा? तो रेट कम हो जाएगा, है ना? तो चलो मैं इसमें इनहिबिटर भी ऐड कर देता हूं। अगर हम इनहिबिटर डाल दें तो दिस इज विथ इनहिबिटर जो रेट को स्लो करता है, तो ग्राफ और धीरे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा टी डबल डैश इक्विलिब्रियम। इनहिबिटर में टाइम ज्यादा लगेगा और कैटलिस्ट में टाइम कम लगेगा। नॉर्मल कंडीशन में तो जितना टाइम लग रहा था उतना ही लग रहा है। बट कोई भी बात हो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्विलिब्रियम पर पहले जितनी थी बाकी दो केस में भी उतनी ही आएगी। ये बात समझ आती है सबको? तो कैटलिस्ट इक्विलिब्रियम पर कॉन्सेंट्रेशंस का जो रेशियो उसको नहीं बदलेगा, वो सिर्फ टाइम पे फर्क लाएगा कि टाइम कितना लग रहा है। कैटलिस्ट होगा तो जल्दी इक्विलिब्रियम आ जाएगा, कैटलिस्ट नहीं होगा तो देर से इक्विलिब्रियम आएगा। बस दैट इज ऑल दैट कैटलिस्ट विल डू। इससे ज्यादा कैटलिस्ट का कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बना लोगे ये ग्राफ तुम लोग थोड़ा अच्छे से? चलो बना लो इसको जल्दी से, फिर मैं बताता हूं कि आगे क्या क्या करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़नी है और प्री रीड भी करने को मैं बताऊंगा। लॉ ऑफ मास एक्शन थोड़ा प्री रीड करना है अपने को, है ना? वो यूज आएगा अपने अगले केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर में। और जब ये ड्रॉ कर लो तो मुझे बता देना बच्चों कि ड्रॉ कर लिया है, तो फिर हम अगली हेडिंग लिख लेंगे। नहीं नहीं हर्ष बेटा, कैटलिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट कैसे करते हैं उसके लिए एक एक्टिवेशन एनर्जी नाम की चीज है, जो मैंने तुमको अभी कहा था ना कि अपन लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे तो पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रेट्स किस किस चीज पर डिपेंड करती हैं, तो फिर उसमें से कौन सा फैक्टर कैटलिस्ट बदलेगा वो देखना पड़ेगा। हाँ तन्वी बेटा, है ना? तो वो क्लास 12 में इसलिए एक पूरा चैप्टर है जो सिर्फ रेट्स ऑफ रिएक्शन को ही डेडिकेटेड है, कि रेट्स ऑफ रिएक्शन जो है वो कैसे लिखी जाती हैं और किस किस पे डिपेंड करती है। तो काफी लोगों का तो बन गया है ग्राफ। चलें आगे। ठीक है, तो अगली हेडिंग जो अपने को लिखनी है वो लिखनी है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, अरे रे किसका बच गया, जल्दी लिखो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम लिखना है अपने को। मैं कर दूं स्क्रॉल ऊपर? अब तो लिख लिया होगा क्या? अच्छा लो जल्दी देख लो, जल्दी देख लो भाई। स्क्रॉल बैक कर दिया मैंने।
नेक्स्ट हेडिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। उसमें लिखो नंबर 1, it can be achieved from either direction। मतलब आप रिएक्टेंट्स लेके शुरू करोगे तो भी इक्विलिब्रियम पहुंच सकते हो, आप प्रोडक्ट्स लेके शुरू करोगे तो भी इक्विलिब्रियम पहुंच सकते हो। इसके ऊपर एक बहुत अच्छा ग्राफ दिया हुआ है एनसीईआरटी में, वो आपको देख के आना है। H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI वाला, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, H2 प्लस I2 इन इक्विलिब्रियम विद 2HI इन एनसीईआरटी, वो रीड करके आना है। जहां तक मुझे याद है वो यही रिएक्शन है, एक बार चेक कर लेना, बट आई एम 90% काइंड ऑफ श्योर कि यही है। सेकंड पॉइंट, equilibrium is dynamic in nature। थर्ड पॉइंट, at equilibrium free energy change in bracket डेल्टा जी इज जीरो। तो ये थर्ड वाला पॉइंट हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, बाकी दो पॉइंट तो हमने अभी पढ़े हैं। फोर्थ पॉइंट ये भी हम जो लिखने वाले हैं हमने पढ़ लिया है कि कैटलिस्ट डज नॉट ऑल्टर द पोजीशन ऑफ द इक्विलिब्रियम। Catalyst does not alter or change the position of equilibrium। रामकृष्ण बेटा, वही तो कह रहा हूँ, थर्ड पॉइंट अपन थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे, डेल्टा जी निकालना भी तुमको आता नहीं है। तो इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी जीरो होता है, इसको निकालना अपन थर्मोडायनेमिक्स में सीखेंगे, है ना। उसके लिए पूरा एक पूरा चैप्टर है, वो पढ़ेंगे, अभी उसको यहाँ नहीं डिस्कस कर सकते। बट पहला, दूसरा और चौथा पॉइंट हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और पांचवा पॉइंट हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे कि इक्विलिब्रियम स्टेट कैन बी अफेक्टेड equilibrium state can be affected by changing the factors by changing the factors like pressure, comma volume, comma concentration and temperature of the system। तो इन चीजों को चेंज करके हम इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं, कि कोई चीज पे हमने इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया था, तो हम उसका प्रेशर बदल के या कॉन्सेंट्रेशन बदल के या टेम्परेचर बदल के इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर पाएंगे। ये हमको आगे इस चैप्टर में सीखना रहेगा। लिखा है यहां तक सबने? नाउ वी हैव टू स्टार्ट स्टडीइंग लॉ ऑफ मास एक्शन। तो ये
यहां से हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन, तो यहां से हम लोग लिखना सीखेंगे कि भाई इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, कैसे लिखते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन, फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन कैसे लिखेंगे, है ना। तो ये हम यहाँ सीखेंगे। और हाँ जयवर्धन, बस एक सेकंड तो रुक जा, ब्रैकेट में लिख लेना बाय GULD, गोल्डबर्ग, GULD मत लिख देना, एंड WEEG वागे। हाँ हाँ चिंता मत करो, रुको तो सही, मुझे पता है कि तुम लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, बट मैं लिखवा तो दूं कि ये हेडिंग जो है ये प्री रीड करके आनी ही है। इसमें तुमको लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ना है, KP KC, दो टर्म्स तुमको दिखेंगे एनसीईआरटी में, वो पढ़ना है, उन दोनों में रिलेशन भी डिराइव करवाई हुई है एनसीईआरटी में, वो रीड करके आनी है। तो ये हेडिंग इसलिए लिखवाई है कि तुम ये प्री रीड करके आना है, मतलब दिस इज योर होमवर्क फॉर प्री रीडिंग थिंग्स, करके आएंगे सब। हाँ तो अब इसके आगे इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट थोड़ा कम रहेगा, न्यूमेरिकल्स आएंगे, कैलकुलेशंस आएंगे, ग्राफ्स कुछ जगह आ सकते हैं। तो ये प्री रीड करके आओ बच्चों, और तुम थोड़ा इसको प्री रीड करोगे ना चैप्टर को, तो तुमको काफी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी और याद रहेंगी। इट इज इजियर टू रिमेम्बर इफ यू प्री रीड थिंग्स। जो लोग पढ़ रहे हैं, प्री रीड करके आ रहे हैं, वो लोग इस बात से एग्री करते हैं कि वो जो जो चीजें प्री रीड करके आते हैं उनको लंबा याद रहती है है ना। चलो तो आज तो काफी लिख लिया होगा तुम लोगों ने ना। अब तो इतना थक गए कि कोई ये भी नहीं कह रहा कि हाँ सर। हाँ चलो तो ठीक है, आज मैं इससे आगे नहीं पढ़ाता हूँ, आई स्टॉप हियर, बट हाँ हाँ आज आज इतना ही, है ना, नॉट मोर देन दिस। ठीक है, चलो तो ठीक है भाई, मिलते हैं अपन अगली क्लास में, है ना।